हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, इसमें हमने ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और वो वीडियो पहले देख सकते हो। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। सी, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या चीज़ है? देखो, पहले जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हमें पता होनी चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही, जो हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें इनसे आइडेंटिफाई होते हैं रिएक्शन सेंटर्स मॉलिक्यूल में, या हम ये कह सकते हैं कि हमें मिलते हैं आइडिया एक्टिव साइट्स के बारे में। जो भी मॉलिक्यूल में एक्टिव साइट्स हैं उनके बारे में हमें आइडिया मिलता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद देखो, रेजोनेंस इफेक्ट में हम क्या सीखेंगे। पहले थोड़ा सा मैं पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ। पहले हम रेजोनेंस देखेंगे। व्हाट इज रेजोनेंस? इसमें हम देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, या जिसको हम कंजुगेशन भी कहते हैं, वो चीज़ क्या है। फिर मैं बताऊंगा आपको रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, और रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट हम डिफरेंट टर्म्स क्यों यूज़ करते हैं, और रेजोनेंस कब हम यूज़ करेंगे, मीजोमेरिक कब हम यूज़ करेंगे, वो बताता चलो। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई देखा था, माइनस आई देखा था, यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्लस एम क्या चीज़ है, माइनस एम क्या चीज़ है, ये ग्रुप्स क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ऑर्डर क्या है, वो देखेंगे। ठीक है। फिर हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके चलेंगे, उससे क्या होगा, उससे ना टॉपिक का थोड़ा सा फील आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। देखो, अब रेजोनेंस रेजोनेंस है क्या चीज़? जो हमारे पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस it refers resonance refers to the movement of electrons within the molecule within the molecule। अब मैंने टर्म की है यूज विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जब भी हम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे। ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास रेजोनेंस का कंसिडर्ड जो हमारे पास जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, वो हम किस में देखते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल में। ठीक है। अब देखो, यहां पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। यहाँ पे हमने कहा इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो कुछ मोमेंट ऐसा ऐसा सा होगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही, जब हम डोनर और एक्सेप्टर एबिलिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहीं पे बोला था, अगर हमारे पास कोई भी एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो अगर एडजेसेंट में पाई स्टार वैकेंट है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट वहाँ पे करेगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है? पाई स्टार में।
एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे, दिस movement of electrons we called it as delocalization. अब हमारे पास एक नई टर्म आई है delocalization. अब delocalization हम इसको क्यों बोलते हैं? देखो, delocalization का मतलब होता है to spread out. delocalization का मतलब होता है to spread out, यानी कि देखो, अगर मैं बताऊं, जो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये अगर ये स्प्रेड हो जाएगी, ये कहाँ पे पहुंचेगी? ऑक्सीजन पे. कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस पाई सिस्टम में और जाके ये कहाँ पे खत्म होती है? ऑक्सीजन पे. मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके. देखो, अगर मैं ये मॉलिक्यूल ऐसे फिर से ड्रॉ करूंगा, मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ऐसे से, ठीक है. पहले ये लोन पेयर इसके पाई स्टार में जाके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे, और जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रूल्स क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीलोकलाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है. रूल्स भी हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं सारा कुछ कवर करूंगा. और जो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे बनेगा, और जो लोन पेयर अब ये यहाँ पे आ रही है. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्प्रेड आउट, व्हाट डज द स्प्रेड आउट मीन्स. अब जो ये लोन पेयर है, अब ये यहाँ पे जाके यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पहुंच के हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा मिलने वाला. अब अगर आप देखोगे, जो ये नेगेटिव चार्ज है, पहले ये इस कार्बन एटम पर थी, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन एटम पर. नाउ ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे पहुंची है? इस वाले ऑक्सीजन पे. इसी का दैट मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज इज व्हाट? नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेडिंग. और इस स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन. आई होप आपको ये डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. एंड दिस, जो हमारे पास ये डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इट इज व्हाट? इट्स a stabilizing phenomenon. It is a stabilizing phenomenon. That means जो ये डीलोकलाइजेशन है, हमने क्या कहा? रेजोनेंस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन. इट मीन्स जो रेजोनेंस है हमारे पास, ये क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेबलाइजिंग फेनोमेना है. इट मीन जहां पे भी रेजोनेंस होगी, विच इम्प्लाइज रेजोनेंस इम्पार्ट्स व्हाट? स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड. अब स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम इनडायरेक्टली यूज करेंगे किस चीज का? रिएक्टिविटी का. वैसे आपको आराम से समझ में आ जाएगा. देखो, यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल लिखूंगा, और मुझे क्या कराना है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है. अब अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो ये न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा? आप बताओगे, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वहीं पे अटैक करेगा. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा कहाँ पर. देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको जो साइड वाला ये पाई बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है. ठीक है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? अब ये पाई बॉन्ड. ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे क्या है? लोकलाइज्ड, यानी कि इसको कोई स्टेबलाइजेशन साइड से नहीं मिल रही, तो न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्टली यहाँ पे आएगा. तो हमें क्या पता चला? क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, ये रिएक्टिव है, इट मीन्स इट इज लेस स्टेबल.
अब रिएक्टिविटी से हमें क्या पता चली स्टेबिलिटी के बारे में? इट मीन्स जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल होगा, ये क्या होगा? इट विल बी व्हाट? कंपैरेटिवली, इट विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन इज व्हाट? इट इज ए स्टेबलाइजिंग फेनोमेनन। फाइन, ये होगी रेजोनेंस। हम रेजोनेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं क्या कहता हूं? कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम। व्हाई? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें है हमारे पास ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जब हमारे पास ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? कंजुगेटेड सिस्टम। यानी कि ये कंजुगेशन ऐसे दिखा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम को हम क्या कहें, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। वाई? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ये आइसोलेट है, आइसोलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं? इसके बीच में आ रहे हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, जो इनको क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कंजुगेशन में आने के लिए। सो इनका जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये कंजुगेशन नहीं दिखाएंगे। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। हमारे पास एक और सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिस्टम क्या है, ये हमारे पास जब हमारे पास डबल बॉन्ड्स, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होंगे, कंटिन्यूअस मल्टीपल बॉन्ड्स हम कह सकते हैं, इनको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। और इन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? एलीन्स। ठीक है, ये कंजुगेटेड नहीं है, क्यूमुलेटिव है। और ये क्या है? कंजुगेटेड। और ये क्या है हमारे पास? आइसोलेटेड। ये हो गई डबल बॉन्ड्स। अब जहां पे भी हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम्स होंगे, वहां पे क्या होगी? कंजुगेशन। या हम कह सकते हैं वहां पे क्या होगी? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गई। अब अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो हम ये कह सकते हैं, रेजोनेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन इज व्हाट? इट इज रेजोनेंस। या हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन को भी हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। रेजोनेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? कंजुगेशन और डीलोकलाइजेशन। फाइन, ये तो हो गया रेजोनेंस। अब अगर हमें देखना होगा रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या चीज है? देखो, जो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट को समझने के लिए यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एनालीन की। और अगर मैं आपको बताऊं इस एनालीन के रेजोनेटिंग फॉर्म्स क्या क्या होंगे, तो जो ये लोन पेयर है, ये पाई स्टार में जाएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे। क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो हम कहेंगे रेजोनेंस तो हो रही है। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? देखो, रेजोनेंस इफेक्ट क्यों बोलते हैं हम? रेजोनेंस इफेक्ट हम बोलते हैं, आप एक स्टेटमेंट यहां पे लिख सकते हो। वेट वेट, स्टेटमेंट लिखने से पहले हम पहले इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे? कंप्लीट। अब जो ये लोन पेयर है, अब ये फर्दर जाएंगे ऐसे, और हमारे पास जो
दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा मिलेगा। और फर्दर जाएंगे ये कंजुगेशन में ऐसे, और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ऐसा सा मिलने वाला है। उसके बाद ये वापस जाके हमारे पास एनालीन एनालीन वापस मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं जो हमारे पास ये पहला स्ट्रक्चर है और जो मैंने लास्ट पे बनाया फिफ्थ स्ट्रक्चर, इनमें क्या फ़र्क है? तो आप बताओगे ये तो सेम दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे इस लोन पेयर का कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये वापस आ रहा है। तो कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं? ये वाले स्ट्रक्चर्स। इनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या हम इनको आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजिशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज एल्सवेयर। देखो इस लाइन का मतलब क्या है। ये लोन पेयर है, यहाँ पे जब ये डीलोकलाइजेशन में आ रही है तो नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ रहा है। और इस वाले कार्बन एटम पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और इस पे क्या चढ़ती है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो यहाँ पे ये लोन पेयर थी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से पहुंच कर कहाँ पे, इस कार्बन पे आ रहे हैं। इसी का मतलब होता है डिक्रीज, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी जगह इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स दैट जो हमारे पास NH2 वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, किसको, रिंग को, वाया व्हाट, रेजोनेंस, है कि नहीं? ऑल्दो नो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं इस रिंग को? नहीं, क्योंकि जो हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर्स है ये आखिरकार कहाँ पे पहुंच रहे हैं, वापस यही मॉलिक्यूल देयर। सो एज इफ कोई कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिख रहा है, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। फाइन। अब हम देखेंगे जो हमारे पास रेजोनेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सी यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं और एक और मॉलिक्यूल में यहां पे ड्रॉ करूं कुछ ऐसे, देखो जो हमारे पास रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस रेजोनेंस इज बाई डायरेक्शनल। यानी कि बाई डायरेक्शनल मीन्स जो हमारे पास मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस बोथ साइड्स। इसका मतलब ये है, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, अगर मैं चाहूंगा कि आपको रेजोनेंस आप दिखाओ, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा, तो कैसे दिखा सकते हो आप? रेजोनेंस ऐसे भी दिखा सकते हो, या क्या कर सकते हो आप रेजोनेंस ऐसे भी दिखा सकते हो, राइट? तो हमारे पास जो ये, जिसमें हम रेजोनेंस दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों साइड से दिखा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। जब हम डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, आप यहां पे लिख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कैन टेक प्लेस बोथ वेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। अब देखो मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, पहले एक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप मस्ट बी देयर। पहली रिक्वायरमेंट किस चीज की, ग्रुप होना चाहिए। अब इस ग्रुप के लगाने से हमारे पास जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल।
ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं, ये वाले ऐसे मूव करेंगे। और जो हमारे पास इसका जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यही फर्क है हमारे पास, क्या, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में। रेजोनेंस में क्या है, जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, नो ग्रुप ऑफ एटम्स। और जब हम बात करेंगे किसकी, मीजोमेरिक इफेक्ट की, तो वहां पे क्या होना चाहिए, ग्रुप जरूरी अटैच होना चाहिए। अब हम अब आप कहोगे जो हमने ये वाला कंपाउंड लिखा है, क्या हम कहेंगे इसमें रेजोनेंस हो रही है? यस, रेजोनेंस तो हो रही है, लेकिन क्या, रेजोनेंस रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा। नो रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस तो हो रही है, डीलोकलाइजेशन तो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट है इसमें। हम क्या कहेंगे, इसमें क्या है, इसमें है मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। और जो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो ग्रुप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। कुछ ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ये हमारे पास ये NH2 ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सिस्टम। ठीक है, और हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेंगे। हमारे पास देखो ये वाला ग्रुप जो हमने इंसर्ट किया, ये क्या कर रहा है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है। या हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये वाला ग्रुप जो हमने NO2 ग्रुप अटैच किया यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विदड्रॉ। एंड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जब हम अटैच करते हैं, तो इस वाले जो हमारे पास जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, ये हम क्या करते हैं, इस मीजोमेरिक इफेक्ट को, जो हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो चीजों में। एक तो हमारे पास होते हैं +m वाले और -m वाले। +m वाले ग्रुप्स वो होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और हमारे पास -m ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, विदड्रॉ करते हैं। और हम ये भी जब हम +m और -m देखेंगे, अब हमें ये पता चलेगा कि किन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, कौन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कौन से ज़्यादा विदड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, वो हमें नेक्स्ट चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। देखो हमारे पास जो +m ग्रुप्स है, ये क्या करते हैं, दोज एटम्स और ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे कि हमारे पास O- है, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। जितना चार्जड होगा उतना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। और जो हमारे पास हेलोजेंस है, ये सबसे कम डोनेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। वाई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास O- NH2, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक मॉलिक्यूल लिखूं, और अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट करेगा, तो आप बताओगे। देखो पहले बात, जो हमारे पास ये वाला कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है,
इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे, कार्बन से, विच इम्प्लाइज, ये क्या दिखाता है यहाँ से, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जो कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास लोन पेयर होती है एडजेसेंट एटम पे, और वो किसके एडजेसेंट होता है, पाई स्टार के, वो क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है वो वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो उसके बदले क्या कंसिडर करते हैं हम, प्लस एम। इट मीन जो हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसका इफेक्ट किससे ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। मीजोमेरिक इफेक्ट का इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा पाई स्टार में, और हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे आएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव करेंगे यहाँ की तरफ, और हमारे पास अब सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव करेंगे, और हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे मिलेंगे। अब इसके बाद ये वापस आके यहाँ पे, और अगर हम, जैसे हमने कहा था, जो रेजोनेंस का एक्चुअल इफेक्ट तो कुछ नहीं होता, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, सॉरी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वापस हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। और जैसे कि इससे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके क्या इस साइड आ गए हैं। यानी कि अगर हम टोटल देखेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ ऐसा हम दिखाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सारे सिस्टम में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हर एक कार्बन एटम पे क्या है, सेम है। फाइन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डोनेट। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे ही क्या करेंगे जो हमारे पास बाकी है, बाकी ग्रुप्स जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास NH2 है जिसके पास भी लोन पेयर है, वो ऐसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, तो इफेक्ट ऐसे ही दिखाएंगे। अब सवाल है कि जो हमारे पास हेलोजेंस है, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम क्यों है। देखो इस चीज को समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सी, हमने ऑर्डर कुछ ऐसा लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो हमारे पास हेलोजेंस है, इनके पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे मैंने लिखा। अब ये क्या करेगा, देखो जो हमारे पास फ्लोरीन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या करता है, जो हमारे पास फ्लोरीन में, इसके पास भी 2p होता है, और इसके पास भी, कार्बन के पास भी 2p होता है, 2p ओवरलैप, वैसे तो क्या होगा, इफेक्टिव होता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, विच इम्प्लाइज जो बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ये क्या करते हैं, लीस्ट ओवरलैप होता है। जब ओवरलैप ही कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डीलोकलाइजेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। इट मींस रेजोनेंस इफेक्ट भी या मीजोमेरिक इफेक्ट भी क्या होगा, सबसे कम। जो प्लस एम इफेक्ट फ्लोरीन का है वो क्या है, कम है बाकी के कंपेरिजन। अब इनसे ज्यादा क्यों है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा क्यों है, देखो जो हमारे पास क्लोरीन है, जो हमारे पास क्लोरीन है, इसके पास हमारे पास 3p ऑर्बिटल है, और इसके पास 2p, और जो 3p 2p ओवरलैप होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन है उसका प्लस एम ज्यादा होता है, किससे, प्लस एम फॉर Cl। अदरवाइज जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करता है। इट मींस जो अपने पास ये लोन पेयर है ये कम डोनेट करना चाहिए, लेकिन क्लोरीन कम डोनेट करता है, क्योंकि इससे इसमें क्या है, हमारे पास 3p ऑर्बिटल है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, और हमने पहले ही बताया जो हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो किससे होता है ज़्यादा, इन कंपेरिजन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास आयोडीन है,
ये सबसे लीस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें 5p ऑर्बिटल, और सबको पता है 2p और 5p ओवरलैप बहुत पुअर होगा। देखो अगर ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल है और ये भी 2p है, क्योंकि इनका साइज सेम है तो ओवरलैप बेटर होगा एज कंपेयर टू, अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास, अगर ये 2p है और ये 3p है, साइज होने की वजह से ओवरलैप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, वीक ओवरलैप होगा, विच मीन्स बॉन्डिंग भी क्या होगी, वीक। फाइन। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास कौन से ग्रुप्स है, -m वाले। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास है वो ग्रुप्स जो -i शो कर रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो -i इफेक्ट शो कर रहा है वो कौन सा है, NO2 ग्रुप। अब ये कैसे शो करता है NO2 ग्रुप, हाउ इट इज शोइंग द मैक्सिमम -i इफेक्ट। देखो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम कोई भी पाई सिस्टम लेंगे और यहाँ पे मैं लूंगा NO2 ग्रुप। देखो हमने बताया NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, -m इफेक्ट शो कर रहा है। -m इफेक्ट शो करने का मतलब है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे विड्रॉ करेंगे, देखो इसके पास यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इम्प्लाइज ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो हमारे पास जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ, नाइट्रोजन को देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं चाहता हूँ कि आपको रेजोनेंस अच्छे से आ जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास, कभी NO2 ग्रुप ऐसे होता है, और किस सिस्टम के साथ होता है अटैच, बेंजीन सिस्टम के साथ। और अगर हमें यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आती है, इस वाली पोजीशन पे आती है। और फर्दर अगर हम कंजुगेशन दिखाएंगे, अब मैं इसको डायरेक्टली NO2 लिखूंगा जब तक हम बाकी कंजुगेशन कंप्लीट करेंगे। और फर्दर हमारे पास ऐसे होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आएगी। और जैसे भी हम इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो हमारे पास NO2 है ये कुछ ऐसे अटैच्ड था। अब क्या होगा, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर सेम है, अब ये मैंने इसको एक्सपैंड करके लिखा है थोड़ा सा। अब देखो ये वाला लोन पेयर वापस आके ऐसे बन जाएगा, और हमारे पास वापस वही मॉलिक्यूल। देखो अगर आप देखोगे, अब हम रिएक्टिविटी कैसे, इससे यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। देखो वो ये, तो यहाँ पे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये, जो हमारे पास NO2 ग्रुप है इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, विड्रॉ अपनी तरह, ठीक है। तो हम कहेंगे जो हमारे पास NO2 ग्रुप है ये क्या शो करता है, -i इफेक्ट। अब सवाल है, जो हमारे पास ये एमाइड ग्रुप है, दिस एमाइड ग्रुप, ये सबसे कम -i इफेक्ट, सॉरी -m इफेक्ट शो क्यों करता है। देखो जी, जो अब ये एमाइड ग्रुप है हमारे पास, अगर मैं इस एमाइड ग्रुप को अटैच करूं इसी बेंजीन रिंग के साथ, यहां पे मैंने एमाइड ग्रुप को कहां पे अटैच किया, बेंजीन रिंग के साथ किया। अब हमें देखना ये सबसे कम इफेक्ट क्यों कर, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या कर सकता है,
अपनी ओर खींच सकता है। विद द रिजल्ट हमारे पास जो कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा मिलेगा, जो कि हमें, जब मैंने नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन में अटैच किया था, यहाँ पे भी यही यहाँ पे भी हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो इसकी माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी को डिक्रीज कर रहा है, वो ये ग्रुप है। जो हमारे पास NH2 ग्रुप है, इसके पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करता है इसके पाई स्टार में, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कुछ डिक्रीज हो रही है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उतने यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो यही NH2 ग्रुप कंपनसेट कर रहा है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स ले। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारे पास ये अमाइड ग्रुप है, ये क्या सबसे लीस्ट माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब हमें रिएक्शंस में चाहिए, देखो नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हम बेंजीन की रिएक्शंस करते हैं, हमारे पास हमें जो मिलने वाले हैं, या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बेंजीन पे, या तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन पे। देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। विद द रिजल्ट ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। विद द रिजल्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, वो क्या अटैक करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे। दैट्स वाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे बेंजीन रिंग पे, उनको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। जब मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे हम अच्छे से सीखेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स किन को बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे आपको ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ। इन इफेक्ट से हमें, रेजोनेंस इफेक्ट से हमें क्या चीज़ें पता चलती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे हमारे पास, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। विद द रिजल्ट हमारे पास जो ऑर्थो पैरा पोजिशन होगी, वहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शंस होंगे, और अटैक जो है हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा, मेटा पोजिशन पे। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टर्स, यानी कि वो क्या करते हैं, मेटा पोजिशन पे अटैक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है किस चीज़ की, रेजोनेंस की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, कि हमें आइडिया देते हैं। जो हमारे पास प्लस M वाले ग्रुप्स हैं, ये क्या करवाते हैं, डायरेक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को ऑर्थो पैरा पोजिशंस में, और जो माइनस M इफेक्ट्स जो शो करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को कहाँ पे, मेटा पोजिशन पे। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है इसकी। फाइन, अब जो भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आपने देखे होंगे मुझे ड्रॉ करते हुए, उनकी कुछ, दे आर बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स। और वो रूल्स क्या है, वो हम एक एक करके। रूल नंबर 1, ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हमारे पास जो भी हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वैलिड वही माना जाएगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसका हाइड्रोजन भी अटैच है, और ये क्या है, वैकेंट, क्या है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 तो इसने इसके साथ शेयर किए हैं, 2 तो इस ऑक्सीजन के साथ, कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 2 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स जो हमारे पास ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, अगर ये लोन पेयर इसमें डोनेट करता है, जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो कुछ हमें ऐसा मिलता है,
राइट। अब देखो, अगर हम इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट देखेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ऑक्सीजन के पास दो, दो और दो चार, चार और दो छः, छः और दो कितने होंगे? आठ। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, इसके पास तो एक हाइड्रोजन तो वहीं से था, तो इस हाइड्रोजन के पास, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ, दो और दो कितने हो गए? चार, चार और दो छः और दो आठ। अब इसके पास कितने आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट जो हमारे पास क्या है? कंप्लीट। तो हम कहेंगे दिस इज द वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फाइन। अब दूसरा रूल देखते हैं, द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मस्ट नॉट चेंज। इसका मतलब ये है, जब भी हमारे पास रेजोनेंस होगी, देखो लोन पेयर, इसने लोन पेयर डोनेट की, यहाँ पे आ गई, और जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ? होली एंड सोली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। देखो ये अगर वापस भी हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो? ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, राइट। इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करें और ये हमें वापस स्ट्रक्चर मिलेगा। अब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, यही मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, उसके बाद जब इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके हमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे दे रहा। तो क्या हम इस वाले स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ये एटम क्या कर रहा है? मूव। हमने क्या कहा? द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मस्ट नॉट चेंज। कोई भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन ये नहीं। फाइन। तो ये हो गया इसका दूसरा रूल, पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे ये वाला हमारे पास जो है, ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये क्या है हमारे पास? टॉटोमेरिक फॉर्म। जब हम टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फाइन। अब रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है? हाँ, सबसे अच्छा, एटम्स टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन ए प्लेन और नियरली सो। देखो, मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स लीड टू प्लैनरिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव होंगे जब वो एक ही प्लेन में होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अच्छे से होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, पहले क्या करता है? पहले ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे ही कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, अब उसके बाद क्या होता है? अब इसको पाई बॉन्ड्स बनाने, पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइज, जो ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, सिग्मा बॉन्ड जो बने हैं। अब जब ये परपेंडिकुलर है उस सिस्टम के, ये तो आपस में क्या आ रहे हैं? एक ही प्लेन में। अब इजीली ये क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो क्या करेंगे? सेम प्लेन में मूव। विद द रिजल्ट हमारे पास जैसे ही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा क्लोज्ड लूप इलेक्ट्रॉन्स का मिलेगा। तो जो भी हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, एक्चुअली में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही प्लेन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो, जब भी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, नॉर्मली हम क्या कहते हैं? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर या तो कुछ ऐसे होगा या ऐसे होगा, और जो इनका हाइब्रिड फॉर्म है वो कुछ ऐसे है। यानी कि जो ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और हर एक, अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, कंट्रीब्यूशन हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, ठीक है। और जितनी प्लैनरिटी होगी,
उतना ज़्यादा क्या होगा, पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैप, उतनी ज़्यादा बेटर क्या होगी, कंजुगेशन। और जितनी कंजुगेशन या डीलोकलाइजेशन हम कहेंगे, उतना ज़्यादा हमें रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। लॉस्ट, अब हमारे पास जो एक और हमारे पास रेजोनेंस का रूल है, लास्ट नॉट एट द लीस्ट, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो हमने इससे पहले पढ़ा था, जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होना चाहिए, हर एक एटम पे क्या होना चाहिए, सेम। इसी का मतलब अगर हमारे पास ब्यूटाडाइन है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, अगर ये 4 एटम्स पे मूव कर रहा है, तो हर एक कार्बन पे क्या होगा, सेम कंट्रीब्यूशन, और हमारे पास ये डायरेडिकल स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं होगा। फाइन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। जो हमारे पास रेजोनेंस है, इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। जो हमारे पास, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। जो हमारे पास कार्बन एटम होता है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि जो हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज को उतना होल्ड नहीं कर सकता है। इट मीन्स जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा सिस्टम में, उतना क्या होगा, वो कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। राइट, अब अगर हमें किसी भी कार्बन आयन को, अगर हम चाहते हैं कोई कार्बन आयन स्टेबल हो, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कार्बन आयन है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूं, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा इससे, विद द रिजल्ट इसमें थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन होगी। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करूंगा, वो क्या करेगा, वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा इंटेंसिफाई करके इसको क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव बनाएगा, यानी कि वो लीस्ट स्टेबल होगा। अब हमें ऑर्डर क्या कहना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो, अगर हम इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। देखो जो हमारे पास पहला है, जो ये कार्बन आयन है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं पे नहीं दे रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पे कोई sp2 कार्बन नहीं है जहाँ पे ये क्या करता, पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स देता। तो यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है लोकलाइज्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, इट मीन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कम किसकी होगी, इसकी। अब हमारे पास सेकंड कार्बन आयन है, थर्ड कार्बन आयन है, फोर्थ। अब देखो, पहले हम देखेंगे जो हमारे पास थर्ड कार्बन आयन है, इसमें NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप अटैच, यानी कि इसका सबसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, NO2 ग्रुप का। ये क्या दिखाएगा, -m इफेक्ट, जो कि हमने देखा है NO2 ग्रुप। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे है, वो रेजोनेंस में आएगी और जाके इस NO2 पे खत्म होगी। विद द रिजल्ट हमारे पास ये जो चार्ज है वो डिस्पर्स ज़्यादा हो रही है, NO2 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। विद द रिजल्ट इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो थर्ड हमारे पास पहले आएगा। अब उसके बाद देखो, ये OCH3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये यहाँ से +m दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इस चार्ज को ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा। लेकिन क्या है, जो हमारे पास OCH3 है, ये -I इफेक्ट भी शो करता है, यानी कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी एक्ट करेगा। विद द रिजल्ट ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, राइट, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे भी रहा है। ओवरऑल हम इसका इफेक्ट यही कह सकते हैं, ये इस पोजीशन में आएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा चार्ज होगा ज़्यादा। अब क्या है, जो यहाँ पे जो कार्बन आयन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करेगा, और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। विद द रिजल्ट हमारे पास जो ऑर्डर है, थर्ड सेकंड फोर्थ फॉलोड बाय। तो पहली बात जो हमारे पास क्या है, देखो ये भी डोनेट करेगा थोड़ा सा,
क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन रिंग की तरह थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ये लोकलाइज्ड है। तो इसको लोकलाइज्ड के बेसिस पे हमने क्या किया, नेग्लेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे -m ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन किसका, रेजोनेंस इफेक्ट का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो कार्बोकेटाइन, इसमें भी कार्बोकेटाइन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है दो साइड से शेयर, और यहाँ पे भी दो साइड से शेयर हो रही है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बोथ साइड्स शेयर हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, एक साइड से नॉन बॉन्डिंग, एक साइड से पाई। मैंने आपको बताया था जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी होती है नॉन बॉन्डिंग की, पाई से ज़्यादा होती है उससे, उसके बाद सिग्मा से, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी डोनेट करेगा। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन होगा वो थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। सेकंड वाला लीस्ट क्यों होगा स्टेबल, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, राइट। ये मॉलिक्यूल मैंने आधा ही ड्रॉ किया है, इसको आप ऐसे फुल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फिर से बतानी है। देखो ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ से भी ये भी स्टेबलाइज को करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास OMe ग्रुप है जो कि क्या शो करता है, प्लस m इफेक्ट। ये -I भी शो करता है। जब हम सारे इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिक्सड एक असाइनमेंट सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, उसमें हम सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन, एसिडिटी बेसिटी सारा कुछ पढ़ेंगे उसमें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। और हमारे पास अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे दिखाऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डोनेट करेगा, और ये इस कार्बोकेटाइन को डायरेक्टली स्टेबल करेगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा, विद द रिजल्ट स्टेबल ज़्यादा ये होगा एज कम्पेयर टू दिस। आई होप आपको रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स रह गए हैं उनको मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम एक मिक्सड असाइनमेंट सॉल्व करेंगे किस पे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पर, एक अच्छे से उसमें हम सारे एप्लीकेशन पार्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, सब का देखेंगे कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे रहेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।